हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 में साइंस का फिजिक्स पार्ट देखेंगे जो मोशन से रिलेटेड है, गति, जिसका हम लेक्चर 3 देखेंगे। इस लेक्चर के अंतर्गत हम जो टॉपिक कवर करेंगे वे हैं, उसमें पहला टॉपिक होगा त्वरण, एक्सेलरेशन, दूसरा टॉपिक है मंदन, और फिर हम देखेंगे एक समान गति तथा त्वरित गति के लिए दूरी समय ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें त्वरण क्या होता है। इस चैप्टर में दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है? गति का अध्ययन करते समय हम लोगों ने वेग का अध्ययन किया, चाल का अध्ययन किया, तो यहाँ हमें देखना है कि त्वरण क्या होता है। त्वरण किसे कहते हैं? तो आप जानते भी होंगे कि वेग परिवर्तन का दर जो होता है वही त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ध्यान दें, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं अर्थात एकांक समय में कोई पिंड कितना वेग में परिवर्तन कर रहा है वही उस पिंड का त्वरण कहलाता है। इसे देखिए, इसका जो फार्मूला होगा त्वरण का, त्वरण बराबर हम लिखेंगे वेग परिवर्तन और अपान में समयांतराल। समयांतराल यानी किसी समय में कण ने कितना वेग परिवर्तन किया है, इसी से उसके त्वरण का निर्धारण होता है। एक्सीलरेटर आप देखे भी होंगे, जब एक्सीलरेटर लिया जाता है, एक्सीलरेट करते हैं तो बाइक या कोई भी मोटर कार है उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो वही जो स्पीड बढ़ जाता है वही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। मतलब कहा जा सकता है कि उस समय वो वाहन या वह जो भी बाइक या मोटर कार है वो त्वरित गति से गति कर रहा है या त्वरित गति कर रहा है। तो यह है वेग परिवर्तन के दर, जिसे हम त्वरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि पहले उसका वेग, शुरू में कोई पिंड गति कर रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग u था और अंतिम वेग मान लो उसका v था। तो परिवर्तन में क्या करते हैं हम? v माइनस u अपान t या डेल्टा t लिखते हैं। वेग परिवर्तन का मतलब प्रारंभिक वेग u हो, अंतिम वेग v हो, और मान लिया जाए कि इस दौरान उसने डेल्टा t समय लिया हो, तो जो त्वरण होगा वो a इक्वल टू v माइनस u बाई डेल्टा t। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा v अपान डेल्टा t। ये इसका एक फार्मूला हो सकता है। साधारण तौर पर हम इस फार्मूले को ओनली v अपान t भी लिख सकते हैं, जो ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा यूजफुल है या ज्यादा यूज किया जाता है। त्वरण जो होता है वेग और समय का अनुपात होता है, जनरली हम समझ सकते हैं। तो डेल्टा v अपान डेल्टा t या v माइनस u बाई डेल्टा t या ओनली v अपान डेल्टा t, प्रत्येक केस में जो है ये त्वरण को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान देंगे, जब भी हम एक्सेलरेटर लेते हैं या एक्सेलरेट करते हैं तो जो भी बॉडी होती है, जो भी पिंड होते हैं, उनका स्पीड बढ़ जाता है, वे अधिक स्पीड से गति करने लगते हैं। ऐसा बाइक चलाते समय या मोटर वाहनों में जैसे ही एक्सेलरेटर लिया जाता है, तत्काल जो उस वाहन का स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। तो ये है त्वरण। अब देखेंगे त्वरण देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। तो देखिए, हम देखें धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण का मतलब क्या है? कुछ अलग से नहीं है। जिसे हम त्वरण कहते हैं वही त्वरण धनात्मक त्वरण होगा। जिसको हम त्वरण समझते हैं वही त्वरण क्या है? उसी को हम
धनात्मक त्वरण कहते हैं, जिसके धनात्मक त्वरण के लेने से जो वाहन होते हैं उनका स्पीड बढ़ जाता है, या मान लीजिए कि अगर स्पीड बढ़ रहा है तो उस केस में धनात्मक त्वरण है, तो जो त्वरण है वही धनात्मक त्वरण कहलाएगा। उसके बाद से दूसरा जो है उसे हम समझ सकते हैं ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण, अब ऋणात्मक त्वरण क्या है? इस ऋणात्मक त्वरण को हम एक और नाम देते हैं मंदन। क्या देते हैं? मंदन, जिसको क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। तो जो ऋणात्मक त्वरण है वही मंदन है। आपने देखा कि जब हम एक्सीलरेटर लेते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है वाहनों का, और ये भी आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जब हम ब्रेक लेते हैं तो स्पीड कम होने लगता है या कम हो जाता है। तो ब्रेक क्या है? ब्रेक भी एक प्रकार का त्वरण है, जिसकी वजह से वाहनों का स्पीड कम हो जाता है या वाहन धीरे चलने लगते हैं या रुक जाते हैं। तो ये जो ऋणात्मक त्वरण है, इसी त्वरण को कहा जाता है मंदन। यानी जिस त्वरण से स्पीड कम होता है हम उसको ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, और उसी को हम मंदन भी कहते हैं। अर्थात धनात्मक त्वरण हम एक्सीलरेट त्वरण को कहते हैं और ऋणात्मक त्वरण मंदन को कहते हैं। तो जब हम ब्रेक लेते हैं तो क्या होता है? मंदन उत्पन्न होता है, और एक्सीलरेटर लेते हैं तो धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। तो ये थे त्वरण और मंदन, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। जो त्वरण है, यहाँ पर जो मंदन है, इसका भी वही फार्मूला होगा, A=V/T, लेकिन यहाँ पर जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी भी त्वरण अगर है तो वेग परिवर्तन के दर से ही निकाला जाएगा, और परिवर्तन हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो अगर हम ये मान लें कि प्रारंभिक वेग u था और जब ब्रेक लिए तो उसका वेग v हो गया। शुरुआत में जब वो वाहन या जो भी मोटर कार या बाइक चल रहा था तो उसका वेग मान लें कि u था, और जब हम ब्रेक लिए तो उसका वेग v हो गया। तो यहाँ पर त्वरण को अगर हम परिभाषित करें तो v-u/t, यहाँ भी वही होगा, v-u/t। अब इतना तो हम अनुभव से बता सकते हैं कि जब हम ब्रेक लिए हैं तो उसकी वेलोसिटी, उसका जो वेग है, जो उसकी स्पीड है, वो कम हो गई। तो ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी से कम है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? निगेटिव। उसको हम अंक लेकर समझ लें। अगर हम ये देख लें कि कोई पिंड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, उसका प्रारंभिक वेग क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, और ब्रेक लगाने के बाद वो क्या हुआ? 20 किमी पर घंटा की रफ्तार से जाने लगा। तो यहाँ पर अगर हम त्वरण निकालना चाहते हैं तो त्वरण हमेशा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर समयांतराल लिख सकते हैं हम। हमें बस ये देखना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो देखिए अंतिम वेग हमारा 20 है, यहाँ पर देख लें, और प्रारंभिक वेग जो है वो 40 है, और अपान समयांतराल को अगर हम डेल्टा टी से डिनोट कर लें तो 20 - 40 = -20, दैट इज नेगेटिव। इट मीन्स कि अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो जो त्वरण होता है वो ऋणात्मक होता है, और एक्सीलरेट करते हैं तो जो त्वरण होता है वो धनात्मक होता है। तो ध्यान देंगे, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण या त्वरण और मंदन में अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है, या अंतर भी आपको जानना चाहिए। अब हम देखेंगे त्वरण के विषय में। त्वरण कैसी राशि है? तो त्वरण एक सदिश राशि है, और इसका मात्रक जो होता है त्वरण का वो मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड।
स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन प्रति किग्रा। कुछ कुछ जगहों पर न्यूटन प्रति किग्रा भी आप प्राप्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को स्टैंडर्ड माना जाता है। हालांकि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आप न्यूटन को MKS पद्धति में लिखेंगे तो आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही प्राप्त होगा। इसमें भी यहाँ देखिए न्यूटन इक्वल टू जो होता है, एक न्यूटन इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक न्यूटन का मान होता है। और अगर हम न्यूटन पर किग्रा का मान निकालना चाहते हैं, न्यूटन प्रति किग्रा का मान निकालना चाहते हैं, देखिए न्यूटन की जगह पर अगर ये वैल्यू हम पुट कर दें 1 किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अपान में क्या है किग्रा है, तो किग्रा से किग्रा कैंसिल हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर किग्रा दोनों ही त्वरण के ही मात्रक है। और हम जानते हैं कि त्वरण और मंदन दोनों एक प्रकार के त्वरण है। फर्क सिर्फ इतना है कि त्वरण से स्पीड बढ़ती है और मंदन से स्पीड कम होती है। तो जो यूनिट है दोनों का उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा या दोनों का यूनिट न्यूटन पर किग्रा ही होगा। ध्यान देंगे इस बात का, इस यूनिट का ध्यान देंगे कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपसे अगर कोई पूछ लेता है न्यूटन पर किग्रा त्वरण का यूनिट है कि नहीं, तो आप बता सकते हैं। कैसे है तो आप ये दिखा सकते हैं। और अगर हम इस त्वरण के सदिश और अदिश की बात करें तो त्वरण सदिश राशि है, क्योंकि वेग में परिवर्तन होता है और वेग भी सदिश राशि है, इसलिए त्वरण सदिश राशि है। तो ये था हमारा त्वरण और मंदन। अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक, एक समान गति तथा त्वरित गति के लिए दूरी समय ग्राफ। सबसे पहले तो हम ये जाने कि ग्राफ होता क्या है। क्या ग्राफ की सहायता से हम दूरी का भी अध्ययन कर सकते हैं, चाल या त्वरण या विस्थापन का भी अध्ययन कर सकते हैं कि नहीं? तो ग्राफ एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा टेक्निक है ग्राफ, जिसके सहायता से हम एक छोटे से पेपर पर बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन या बहुत बड़ा सा अध्ययन कर सकते हैं, अगर हमें उसका डाटा पता हो तब। जो मैप होता है आपको पता भी है, मैप के जरिए हम पूरे विश्व का भ्रमण कर लेते हैं या पूरे विश्व की एक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कौन सा देश कहाँ है या किसकी स्थिति क्या है। वही चीज़ ग्राफी निरूपण भी है। ग्राफ में भी हम किसी चीज़ को बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं कि पिंड का किस समय स्पीड कितना था या किस समय वो कितना दूरी चल लिया था। इस तरह का ज्ञान हम कर सकते हैं या इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूरी समय ग्राफ की बात चल रही है। दूरी समय ग्राफ को हम विस्थापन समय ग्राफ भी कह सकते हैं, क्योंकि दूरी और विस्थापन में अंतर तो होता ही है। विस्थापन जो होता है सदिश होता है, दूरी अदिश होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं उसको लेकर के। विस्थापन समय ग्राफ या दूरी समय ग्राफ दोनों का यहाँ पर सेम सेंस होगा। तो यहाँ पर दूरी है और यहाँ पर समय है। तो दूरी समय ग्राफ जब भी हम बनाते हैं, तो ग्राफ जब भी हम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट, अक्षों का पढ़े होंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये सारी चीजें। तो एक्स अक्ष पर हमेशा हम
टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई अक्ष जो है हमारा वाई अक्ष, इस पर हम हमेशा पहली क्वांटिटी दूरी है तो दूरी, वेग है तो वेग। तो ग्राफ जब भी हम खींचेंगे तो एक्स अक्ष पर हम टाइम को मान लेंगे और वाई अक्ष पर उसके साथ जो भी होगा, दूरी होगा तो दूरी और वेग होगा तो वेग, अन्य भी कुछ चीज हम लेते हैं तो उसे भी ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक समान गति। अब एक समान गति क्या है, बताया भी क्या है कि एक समान गति का मतलब होता है समान समय में समान दूरी तय करना। अगर कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करता है तो हम उसे एक समान गति कहते हैं। जैसे प्रत्येक घंटे में, अगर प्रत्येक घंटे में आप 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का रेगुलर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं, तो वो जो गति है वो एक समान गति कहलाएगा। तो एक समान गति के लिए जो भी ग्राफ बनता है वो हमेशा एक रेखा प्राप्त होता है, वो किसी एक अक्ष के समांतर हो जाता है। तो यहां पर हम एक समान गति के लिए और त्वरित गति के लिए देखेंगे तो त्वरित गति के लिए हम दूरी समय ग्राफ यहां पर प्रदर्शित किए हैं, क्योंकि यहां देखिए अगर एक समान गति के लिए वो पिंड गति कर रहा है तो प्रत्येक समय वो क्या होगा, इसी पर चलेगा। जैसे वो 10 किलोमीटर का अगर ये पैमाना है तो हमेशा 10 किलोमीटर इसी पर दिखाया जाएगा। तो इसलिए हम केवल त्वरित गति के लिए दूरी समय ग्राफ देखेंगे। तो देखिए यहाँ इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम त्वरित गति के लिए विस्थापन या दूरी समय ग्राफ प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये इसका मूल बिंदु है जहां से गति प्रारंभ हुआ है, या ऐसे मान लें कि इस बिंदु पर वह विराम की अवस्था में था और t1 समय उसने चला। देखिए t1 समय वो चला, t1 समय तक उसका स्पीड कितना था, v1 था। t1 समय तक उसका स्पीड v1 था और फिर t1 से t2 तक, t1 से t2 तक वो क्या है, देखिए यहां पर इसी स्पीड से, इट मीन्स कि वो रुका हुआ। जब ये y अक्ष है, इस y अक्ष में अगर ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो इस समझिए कि गति हो रही है, और ये इस अक्ष पर आ जाएंगे तो गति नहीं हो रही है। तो A से B तक वो पिंड क्या है, रुका हुआ है, और O से A तक बढ़ते हुए गति से चल रहा है, और फिर B से C तक वो घटते हुए गति से चल रहा है। ऐसे O से A तक उसका स्पीड निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। A से B तक वो रुका हुआ है, उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं है, और B से C तक वह घटते हुए चाल से, कम होते हुए चाल से गति कर रहा है। तो जब भी ग्राफ ऊपर उठता है तो इंक्रीमेंट शो करता है, वृद्धि शो करता है। अगर ग्राफ समांतर हो जाता है तो स्टेबिलिटी शो करता है या रुका हुआ शो प्रदर्शित करता है, और अगर ग्राफ नीचे जाने लगता है तो वो विपरीत यानी घटता हुआ प्रतीत होने लगता है। तो यहाँ पर O से A तक जो है ग्राफ बढ़ रहा है ऊपर की ओर, O से A तक ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ा है, A से B तक ग्राफ इसके समांतर है अर्थात रुका हुआ है, और B से C तक क्या है,